पिछली वीडियो में हमने जाना था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है, तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी विषयों के बारे में हमने अध्ययन किया था। लेकिन आज हम जानेंगे कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि तरंग सिद्धांत किसने दिया था, हाइगेंस ने दिया था, और जो कण का सिद्धांत है वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ये हाइगेंस महोदय हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तरंग सिद्धांत दिया था। और न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कण का सिद्धांत। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश क्या है, किरण के रूप में चलता है, और किरण क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। विकल्प के रूप में यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे इसमें दिया है, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। आपने अपने दैनिक जीवन में फील किया होगा, जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो किस प्रकार के कलर दिखाई देते हैं। साबुन के बुलबुले हों या फिर क्या हो, सड़क पर कभी ऐसा हो तेल फैल जाए, डीजल पेट्रोल जो भी है, तो वो किस तरह से दिखाई देते हैं, आपको इस तरह से चिकने चिकने दिखाई देंगे। ये किस कारण से होता है, ये दोनों घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, व्यतिकरण। तेल की जो पतली परत होती है, फिल्म होती है, वो भी चमकीली दिखाई देती है, किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। और जो साबुन का बुलबुला है वो भी चमकीला दिखाई देता है, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, व्यतिकरण ही जिम्मेदार है। ये भी किस कारण दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण ही। ये दोनों घटनाओं के लिए व्यतिकरण जिम्मेदार है, व्यतिकरण उत्तरदायी है। हम देखेंगे व्यतिकरण होता क्या है, किस प्रकार से होता है। व्यतिकरण में भी आगे जानेंगे हम। व्यतिकरण भी दो प्रकार का होता है, एक संपोषी और एक विनाशी। पहले क्वेश्चन देखे लेते हैं। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, तो मोस्टली बच्चों को लगता है क्या क्या होगा, अपवर्तन का कारण होगा। लेकिन नहीं, ये अपवर्तन का कारण नहीं है। इसमें सही विकल्प कौन सा होगा, व्यतिकरण के कारण। साबुन का बुलबुला रंगीन या चमकीला दिखाई देता है, किसके कारण, व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। हमने माना हमारे पास दो तरंगें हैं। ये तरंग है, मान लीजिए y1। पहली तरंग को नाम देते हैं y1 और दूसरी तरंग को नाम देते हैं y2। व्यतिकरण जैसा कि हमने अभी जाना, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। पहले हम जानते हैं कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। पहली तरंग है किसी माध्यम में इस तरह से संचरित हो रही है, ठीक है। दूसरी तरंग भी क्या है, इसी माध्यम में इसी प्रकार से संचरित होती है। अब ये देखो, तरंग जैसे ही तरंग सिद्धांत आएगा वहां आपको पता होना चाहिए स्रंग क्या होते हैं, गर्त क्या होते हैं। जो स्रंग क्या होता है, ये जो उठा हुआ भाग देख रहे हो आप, जो उठा हुआ, ये ऊपर जो पार्ट उठ रहा है इसका, इसी को क्या बोलते, स्रंग बोलते। और ये दबा हुआ भाग है नीचे, इसको क्या बोलते, गर्त बोलते, ठीक है। देखो इसमें क्या है, अगर स्रंग से स्रंग टकराएगा, इसका स्रंग क्या है, ये है, ये इसका स्रंग है, ये इससे टकराएगा, इसका स्रंग ये है और इसका स्रंग ये है। जब स्रंग से स्रंग होगा तो कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। या इसके अपोजिट क्या हो, इसका गर्त ये है, ये इसका पहली वाली y1 का गर्त है और इसका दूसरा y2 का गर्त है। स्रंग से स्रंग मिले या गर्त से गर्त मिले तो इस कंडीशन में क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। जैसे स्रंग प्लस स्रंग होगा तो कैसा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। ये जरूरी नहीं है स्रंग से स्रंग ही हो सकता है गर्त से गर्त हो। गर्त से गर्त की मुलाकात होगी तब भी कैसा होगा, संपोषी व्यतिकरण ही होगा। इस कंडीशन में देखो, मैंने माना इस जो पहली तरंग है इसका जो आयाम था वो क्या था, 5 था। दूसरी तरंग का आयाम भी क्या था, 5 था। जो परिणामी तरंग होगी, अब इसका आयाम देखो, इनके आयाम, ये इसका जो आयाम होगा वो क्या होगा, पहली वाली का 2 टाइम्स होगा, दुगना होगा, यानी दोनों जुड़ जाएंगी। परिणामी तरंग का जो आयाम होगा ए, वो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू A1 प्लस A2। ये हम डेरिवेट करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं कैसे जुड़ता है। तो आप ये तो समझ गए ना कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए या तो स्रंग से स्रंग मिलना चाहिए या फिर गर्त से गर्त मिलना चाहिए। अच्छा चलो ये बताओ, हम इस तरंग को थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर बताना ये क्या होगा। इस तरंग को मैं थोड़ा आगे पीछे करता हूं। अब बताइए अब कौन सा व्यतिकरण होगा,
अब आप देख पा रहे हैं श्रृंग से श्रृंग नहीं मिल रहा है। अब क्या है, इनका क्रम बिगाड़ दिया मैंने। इसका ये श्रृंग है और इसका ये गर्त है। ये तो इसका श्रृंग हो गया, ये क्या हो गया, इसका श्रृंग हो गया, और ये क्या हो गया, इसका गर्त हो गया। अब श्रृंग की मुलाकात श्रृंग से नहीं हो रही, श्रृंग की मुलाकात गर्त से हो रही है। तो अब क्या होगा, अब समपोषी व्यतिकरण नहीं होगा। समपोषी व्यतिकरण तभी संभव है जैसे यहाँ देखो, पहली वाले का श्रृंग वो है, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको y1, और दूसरी वाली का श्रृंग हो, यानी श्रृंग से श्रृंग मिले और गर्त से गर्त मिले। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो अब ये क्या है, श्रृंग से श्रृंग नहीं मिल रहा, श्रृंग से गर्त मिल रहा है। तो समपोषी के लिए आवश्यक है या तो श्रृंग से श्रृंग मिलना चाहिए या गर्त से गर्त मिलना चाहिए, तभी समपोषी व्यतिकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका फॉर्मूला देखते हैं। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, आओ इसे भी पहले समझ लेते हैं। जैसे आप पहली तरंग देख रहे हो, ठीक है, ये पार्ट क्या है, श्रृंग है, ये जो है ये क्या है, इसका श्रृंग है, और ये भी क्या है, इसका श्रृंग है। ये सभी क्या दिए गए हैं, इसका श्रृंग, ये क्या है, सभी श्रृंग है, और ये जो दबे हुए भाग हैं ये सभी क्या है, गर्त हैं, ठीक है। अब इस वाली का देखो, अगर मैं इस तरंग को ऐसे कर दूं, यहां पे आपको सिर्फ ये देखना है, अगर श्रृंग की मुलाकात श्रृंग से हो रही है तो समपोषी है, और श्रृंग की मुलाकात किससे हो रही है, गर्त से हो रही है, तो क्या है, विनाशी है। तो देखो इसका श्रृंग तो ये है, इसका श्रृंग तो ये है, आपको दिखाई दे रहा हो, ये इसका श्रृंग है, और इस वाले का श्रृंग ये है। तो श्रृंग से श्रृंग नहीं मिल रहा, श्रृंग की साइड में क्या है, गर्त है। जैसे आप परफेक्ट ना हो तो इसका थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं आपको। जैसे देखो ऐसे करके देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये इसका श्रृंग था, और इसके बराबर में क्या है, इसकी कला में क्या है, इसका गर्त है। ये गर्ती तो है, ये इसका गर्त है, और ये इसका श्रृंग है। तो श्रृंग का संबंध किससे हो रहा है, गर्त से हो रहा है। यानी जब श्रृंग प्लस गर्त मिलते हैं तो समपोषी नहीं होता, क्या होता है, विनाशी होता है। क्या होता है, विनाशी होता है। समपोषी होगा तो समान कला होगी, और विनाशी होगा तो असमान कला होगी। हाँ, और इस तरंग को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, आगे कर देता हूँ। जैसे देखो इसको ऐसे सेट कर दूं मैं, अब देखो क्या होगा, समपोषी ही तो होगा, दोनों के श्रृंग मिल रहे हैं। थोड़ा सा आगे और कर दूं फिर विनाशी हो जाएगा। अगर ऐसे किया मैंने तो ये अभी क्या हो जाएगा, समपोषी हो जाएगा, कि ऊपर वाली का भी श्रृंग है और नीचे वाली का भी श्रृंग है। अब ये दोनों क्या है, श्रृंग है, यानी ये भी श्रृंग है और ये भी श्रृंग है और ये भी श्रृंग है, तब समपोषी हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इसके श्रृंग, इस पहली वाली तरंग के श्रृंग को इसके गर्त से मिला दूं, तब क्या होगा, विनाशी हो जाएगा। कुछ देखो ऐसे करके। अभी कंडीशन किसकी है, ये विनाशी की कंडीशन है। तो जब विनाशी होता है तब A इक्वल टू क्या होता है, A1 माइनस A2 होता है। A इक्वल टू A1 माइनस A2। इसको प्रूव करेंगे कैसे होता है। डेफिनेशन वैसे आपको लिखा दी है, फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए थोड़ा समझ लीजिए। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति, देखो ये आवश्यक है, आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान आवृत्ति होगी तब तो इंटरफेरेंस होगा, और आवृत्ति समान नहीं होगी तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की, कैसी तरंगें, समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचित होती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम, माना अधिकतम है, ठीक है, किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है, वह कुछ बिंदुओं पर तीव्रता कैसी होती है, न्यूनतम होती है। जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, कैसी होती है, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां कैसा होता है, समपोषी। आपने अभी देखा था कैसा होता है जी, समपोषी होता है। जिन बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है, वहां कैसा व्यतिकरण होता है, वहां विनाशी व्यतिकरण होता है, डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण होता है। अब हम देखेंगे समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या दोनों तरंगों के मध्य कितना कलांतर होना चाहिए, कितना पथांतर होना चाहिए। देखो दोनों के लिए जो फाइनल फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 और क्या होता है, cos फाई। यही तो होता है जी। जरा देखिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा
आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए स्क्वायर। आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आई की जगह आप क्या लगा सकते हो, के ए स्क्वायर। के तो कॉमन लेके कट जाएगा, तो सीधा सीधा हम क्या लगाते हैं, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस 5, यही तो बनेगा। अब व्यतिकरण कैसा है, समपोषी है। व्यतिकरण हमारा कैसा है, समपोषी है। तो समपोषी के लिए वैल्यू कैसी होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। cos 5 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, +1, क्योंकि साइन और cos में अधिकतम वैल्यू क्या होती है, +1। इसकी वैल्यू यदि हम +1 लगा दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू। cos 5 की वैल्यू लगाओ, एक लाइन बढ़ जाएगी, चलो लगा दो, इंटू 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू। और ये कुछ होता है, आपको ध्यान आ रहा हो शायद, तो दिस इज होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर बराबर क्या बनेगा जी आपका, ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन प्लस ए टू का क्या, होल स्क्वायर। क्या बनेगा जी, होल स्क्वायर। साइड से की लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दो दोनों तरफ से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। यही हमारा क्या है, समपोषी व्यतिकरण के लिए फाइनल फॉर्मूला है। इसको डब्बे में बंद किए देते हैं। हाँ, समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, फाइनली वो जुड़ जाते हैं सीधा सीधा। अब ऐसे यदि हमें विनाशी में देखना हो तो विनाशी में क्या करेंगे, विनाशी में फॉर्मूला तो यही लगेगा, क्या, आई इक्वल टू आई वन, क्या होगा जी, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन आई टू कॉस 5। अब देखो, विनाशी का मतलब विपरीत कला मान लीजिए या न्यूनतम मान लीजिए। न्यूनतम वैल्यू कब होगी, जब cos 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, cos 5 इक्वल टू -1 होगा, तभी तो इसका मान न्यूनतम आ सकता है। तब i इक्वल टू क्या बन जाएगा, i1 प्लस i2, और ये माइनस का 2i1 हो जाए, 2i1 i2 हो जाएगा, माइनस का 2i1 i2। i इक्वल टू क्या होगा जी, चलो हाँ, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर से लगा देते हैं यहाँ पर। आप जानते हो आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अभी तो किया ही था थोड़ी देर पहले, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर से। आप चाहो तो आई प्रोपोर्शनल टू के ए स्क्वायर लिखोगे, के से के कट जाएगा बाद में, तो सीधा सीधा हम क्या लगाते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर ए टू स्क्वायर, माइनस का क्या होगा, माइनस का 2a1 a2, ओके। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस कैन बी रिटन एज a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। सही है, इसका वर्ग ही तो हो जाएगा, ये इसका वर्ग हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, क्या बचेगा जी, ए इक्वल टू a1 माइनस a2। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा विनाशी व्यतिकरण का। इसको डब्बे में बंद किए देते हैं। ए इक्वल टू a1 माइनस a2, ये विनाशी का बनेगा। सिंपल सी बात, समपोषी में दो आयाम जुड़ जाते हैं और विनाशी में आयाम घट जाते हैं। ये तो हमने इन दोनों के बारे में बेसिक जाना।
ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनका पथांतर और कलांतर में क्या संबंध होता है। तो कभी कभी पूछता है वो कि अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अंतर बताइए। 4 आयाम की तथा 5 आयाम की दो तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं, तो अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अंतर बताइए। तो हम क्या करेंगे, देखो सवाल में कहेगा आपसे अधिकतम व न्यूनतम, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, इनका रेशियो पूछे। आई मैक्सिमम का मतलब समपोषी व्यतिकरण होना चाहिए, और समपोषी व्यतिकरण में क्या होते हैं, आयाम जुड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2 सही है, अपॉन मिनिमम के लिए लेस करते हैं, हमने अभी अभी देखा क्या, A1 माइनस A2, और इन दोनों का क्या कर देंगे जी, वर्ग कर देंगे। ठीक है, A1 प्लस A2 अपॉन A1, क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, चाहो तो अलग कर दो या फिर पूरे का आप क्या चढ़ा दो, होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए। इस तरह से आप होल स्क्वायर कर दीजिए। हम दोबारा किस पर चलते हैं, समपोषी व्यतिकरण पर चलते हैं। समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या कलांतर होना चाहिए, क्या पथांतर होना। अभी अभी हमने देखा कि समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, cos फाई की वैल्यू +1। cos फाई क्या होना चाहिए, इक्वल टू +1 होना चाहिए। आप ये बताइए cos के टेबल में कितने कितने का मान +1 होता है। देखो cos फाई इक्वल टू +1 है, तो फाई इक्वल टू क्या हो सकता है, 0। cos 0 की वैल्यू +1 होती है। cos 360 की भी तो होती है, 360 को क्या लिखेंगे, 2 पाई। फिर लौट के आएंगे 360 का एक चक्कर क्या हो जाएगा, 4 पाई। फिर लौट के आएंगे 360 और जोड़ दो 6 पाई। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, अब इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखें तो फाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन रिटन एज 2m पाई। क्या लिख दें जी, 2m पाई। ठीक है, वेयर m इक्वल टू क्या लिख दें, जहां वेयर m इक्वल टू कितना कितना होगा, m इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ... इसी तरह से सीरीज बनती जाएगी। m बराबर इतना इतना हम लगा देंगे। ये तो हो गया इसका कलांतर। अब हम देखते हैं इसका पथांतर क्या होता है। पथांतर का फॉर्मूला होता है, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। पथांतर बराबर क्या होता है, पथांतर इक्वल टू होता है जी 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू क्या, कलांतर। लिख दो गया। पथांतर को हम क्या दिखाते हैं, डेल्टा एक्स से दिखाते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू कलांतर। कलांतर क्या है, देखो जो थोड़ी देर में चलो फाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फाई। कलांतर का मतलब एंगल से होता है। तो एंगल हमने क्या क्या देखा है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू कलांतर। फाई बराबर हमारे कौन कौन से एंगल आए हैं, एक तो देखो 0 आया है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो जब फाई बराबर में 0 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटू 0, पूरी पार्टी 0 हो जाएगी। डेल्टा एक्स इक्वल टू, एक तो 0 आ जाएगा जी, कॉमा। जब मैं 2 पाई लगाऊंगा तो 2 पाई से 2 पाई चला जाएगा, क्या बचे, ये जो 2 पाई अपॉन लैम्डा लिखा है, 2 पाई अपॉन लैम्डा नहीं, इसको उल्टा करके लिखते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा जी, लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर डेल्टा फाई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई बराबर क्या माना था हमने, 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे ही तो माना था। तो पहले हम इसमें क्या लगाते हैं, 0 लगाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या बनता, 0 का गुणा होगा 0। जब 2 पाई लगाएंगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा, लैम्डा, फिर 2 लैम्डा। 4 पाई लगाएंगे तो फिर 4 लैम्डा। इस तरह से क्या होगा, हमें सीरीज प्राप्त होगी। ठीक है, 4 लैम्डा। इस तरह से सीरीज प्राप्त होगी। इसका मतलब जब समपोषी व्यतिकरण होता है तो जो कलांतर होता है
कलांतर हमने निकाला था ये वाला, देखो कलांतर होता है वो क्या होता है, पाई का समगुणज होता है, और जो पथांतर होता है वो लैम्डा का पूर्व, पथांतर जो होता है वो लैम्डा का पूर्व गुणज होता है। ठीक है जी, जो अच्छे अच्छे पॉइंट हैं उनको डब्बे में बंद कर लीजिए। एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि पथांतर संपोषी के लिए क्या होता है, इसको डब्बे में बंद कर लीजिए। ठीक है, ये पथांतर की सीरीज आ गई। और हमारे क्या आई थी अभी, एक आई थी कलांतर की सीरीज। कलांतर की सीरीज क्या आई थी जी, ये आपकी जो सीरीज आई थी ये किसकी थी, कलांतर की। ठीक है, ये पूछता है कलांतर क्या होगा, पथांतर क्या होगा। ठीक है, आप थ्योरी बनाना चाहो तो बना लेना, वो 2 पाई का समगुणज होता है, ये लैम्डा का पूर्व गुणज होता है। यदि इसे आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2m-1 लैम्डा। भैया लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां लैम्डा इक्वल टू क्या, 0, 1, 2, 3, इस तरह से आप बना के लिख सकते हो इसको। ये सीरीज सॉरी यहाँ पे नहीं बनेगी, 82 में बनेगी, तो आप इसको यहीं तक इतना ही छोड़े देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो समपोषी व्यतिकरण की सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, 0 से स्टार्ट होगी, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा, इस तरह से चले जाएगी। ठीक है, आपने क्या देखा, समपोषी के लिए ये फॉर्मूला किसका है, पथांतर का ही तो है, पथांतर का ही तो है। इसी तरह से आपने देखा ये पथांतर की सीरीज इस तरह से प्राप्त होगी, और ये वाली सीरीज जो है किसकी है, कलांतर की है। यानी पथांतर का बनता है सीरीज, वो क्या बनता है, पथांतर की सीरीज बनी थी अभी, क्या बनी थी वो, पथांतर को दिखाते डेल्टा फाई से, ओहो ये बड़ा गलत, फाई से तो हम इसको क्या लिखते, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या जी, 0, फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये किसकी सीरीज बन रही है, पथांतर की सीरीज बन रही है। इसको भी डब्बे में बंद किए देते। अब ऐसे ही हम विनाशी व्यतिकरण के लिए भी देख लेते हैं कि विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है, पथांतर क्या होता है। अभी हमने जाना विनाशी व्यतिकरण के लिए कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। न्यूनतम का मतलब -1 होनी चाहिए, यानी कॉस फाई जो हो इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। कॉस की टेबल में -1 किस किस की वैल्यू होती है, तो फाई बराबर क्या होना चाहिए, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। 180 का मतलब क्या होता है, 2 पाई, 2 पाई तो 360 हो जाएगा, सॉरी केवल पाई, इसको थोड़ा मिटा देते हैं 2 को। हाँ, क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। पाई के बाद फिर आप क्या जोड़ोगे, 300, पाई के बाद फिर आप 360 जोड़ोगे। 360 का मतलब क्या होता है, 2 पाई, तो यानी पाई में 2 पाई जोड़ेंगे तो 3 पाई, फिर 5 पाई, इसके बाद 7 पाई, कॉमा डॉट डॉट, बहुत सारे वो लौट के वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, जरा इसको व्यक्त करो सीरीज में। फाई बराबर m के पदों में लिखें तो फाई बराबर हम क्या लिखेंगे, 2m-1 बाहर पाई, 2m-1 बाहर पाई। वेयर m इक्वल टू क्या, m इक्वल टू कितना कितना लगाएं, 0 लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है कि 0 तो आना नहीं है। m बराबर लगाएंगे तो एक प्रारंभ करते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 लिख दीजिए। जब देखो m बराबर 1 लगाओगे तो 2 में से 1 गया, पाई आ जाएगा। m बराबर 2 लगाओगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। तो इस तरह से सीरीज हमें प्राप्त होते हुए चली जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया जी कलांतर, यानी इसकी ये सीरीज जो बनी, कलांतर की सीरीज क्या बनी,
कलांतरिक सीरीज को डब्बे में बंद किए देते हैं। ये आपको याद रखनी है। कलांतरिक सीरीज ये होती है विनाशी व्यतिकरण के लिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब जरा बात करेंगे किसकी, पथांतर की। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले संपोषी के लिए पथांतर बराबर क्या होता था, पथांतर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। पथांतर को काय से दिखाते, डेल्टा एक्स से दिखाते, इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर को काय से दिखा देते हैं हम, डेल्टा फाई से दिखा देते हैं। वैल्यू लगा दीजिए। देखिए पहले फाई की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है, पाई है। सबसे पहले हम फाई बराबर क्या लगाते, पाई लगाते। डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई की जगह मैं क्या लगाऊंगा, पाई लगाऊंगा। तो क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई को काट दीजिए, पाई था ये और ये पाई था, क्या बचेगा जी, लैम्डा अपॉन 2, क्या बचा, पाई से पाई जाएगा तो बराबर क्या बचता, लैम्डा अपॉन 2। फिर आप क्या लगाओगे, देखो दूसरी वाली वैल्यू क्या है, 3 पाई। जब आप क्या लगाते हो, 3 पाई लगाओगे तो पाई से तो पाई गया और ये हो जाएगा पाई बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 3 बचेगा ना, फिर बचेगा 5 लैम्डा बाई 2। तो इस तरह से आपकी जो सीरीज प्राप्त होगी पथांतर की वो कुछ इस प्रकार होगी। पथांतर डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या, लैम्डा अपॉन 2 इंटू 3 लैम्डा अपॉन 2 इंटू 5 लैम्डा अपॉन 2, चाहो तो एक पद और लिख लो, वैसे काफ़ी है, 7 लैम्डा अपॉन 2 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप कर दोगे तो इसे डब्बे में बंद किए देते हैं। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, क्या कलांतर होता है, क्या पथांतर होता है। ये जो पथांतर आया है किसका आया है, ये पथांतर आया है जी आपका विनाशी व्यतिकरण का। विनाशी व्यतिकरण पथांतर क्या होता है, लैम्डा बाई 2 का गुणज होता है। लैम्डा बाई 2 का गुणज भी नहीं, विषम गुणज, क्योंकि यहाँ 1 होगा, 1 3 5 7, ठीक है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने क्या देखा कि सब विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर फाई होता है, वो क्या होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये हमने देखा। विनाशी के लिए मिनिमम आयाम होगा, वो क्या होगा, A1 माइनस A2 होगा। इन कभी कभी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछता है तो आपको ये लगाना है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, इस संपोषी के लिए कलांतर जो होता है वो क्या होता है, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये होता है। संपोषी के लिए पथांतर क्या होता है, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा ये होता है। इससे आगे चलते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण को हम इन एनिमेशन वीडियो के माध्यम से समझते हैं। इसमें एक बार सुपर कंपोजिशन होगा, संपोषी होगा, एक बार विनाशी होगा। देखना, देखो पहले ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 तरंगे हैं, कला में समान है, तो इधर से जो आउटपुट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, संपोषी व्यतिकरण का मिल रहा है, यानी इसका आयाम क्या है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। किसी कोई माध्यम है, उसमें ये माध्यम में इस तरह संचरित हो रही हैं, हो सकता है किसी का आयाम कुछ हो, किसी का आयाम कुछ हो। ये 3 तरंगे आप देख पा रहे होंगे। हमने माना पहली तरंग है ये बाई 1 मान लिया और दूसरी तरंग ये जो है इसको बाई 2 मान लिया। ये सब कंपोज होके एक बन जाती हैं।
यहाँ पे देखो बैक टू बैक दोनों दिखाए गए हैं। एक संपोषी व्यतिकरण दिखाया गया है, ये ऊपर है संपोषी व्यतिकरण है, नीचे क्या है विनाशी व्यतिकरण है। संपोषी में क्या है श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त मिल रहे हैं, जबकि विनाशी में क्या है जहाँ श्रृंग है वहाँ गर्त है, जहाँ गर्त है वहाँ श्रृंग है। तो ये ऊपर का जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको किसका है, संपोषी व्यतिकरण का है। और ये जो दोनों हैं ये किसके हैं, विनाशी के हैं। ये ये संपोषी का है ये, और ये किसका है, विनाशी का है। संपोषी में क्या होता है, आयाम का मान अधिकतम होता है, जैसा कभी बताया था क्या होता है A1 + A2 होता है। विनाशी में आयाम क्या होता है, मिनिमम होता है।